हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएससी फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। सो ग्रुप्स एंड रिंग्स के इस लेक्चर में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। 7.1 एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस हैं 9। तो फर्स्ट में देखो, हर को अच्छे से समझेंगे और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके उसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो। नोट्स में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एक्सरसाइज के। फर्स्ट देखो, एस अगर आर की सब रिंग है और एफ आपने इस सब रिंग से उस रिंग के ऊपर फंक्शन डिफाइन कर दिया सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। शो करो दिस इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एस इंटू आर। सिंपल सी बात है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को आपने होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, वो भी रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहली बात तो होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशंस हमें प्रूव करनी पड़ेंगी ताकि हम ये कह पाएं ये होमोमॉर्फिज्म है। और दूसरी बात, जब आर रिंग है और एस सब रिंग है तो सब रिंग मतलब सबसेट भी और रिंग भी, यानी एस भी तो सब रिंग ही हुई ना, एस भी। तो एस भी रिंग है, आर भी रिंग है। एक रिंग से दूसरी रिंग पे जो होमोमॉर्फिज्म होती है वो क्या होती है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। लिखोगे कैसे? एस सब रिंग है तो रिंग भी है। एफ एक मैपिंग है किसी रिंग से रिंग में, तो इसका मतलब ये रिंग तो हो गया, रिंग फंक्शन तो हो गया। होमोमॉर्फिज्म के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? एक्स प्लस वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई। क्योंकि फंक्शन इसी टाइप से डिफाइंड है, जिसके ऊपर लगाया जाए वही एज इट इज आ जाए। ये क्या है? एफ एक्स। ये क्या है? एफ वाई। ये क्या है? एफ एक्स। ये क्या है? एफ वाई। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सेकंड में इसने कहा आपके पास कोई फंक्शन है आर से आर में, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स जैसा ही कुछ है। शो करो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। वही काम हमने करना है, बिल्कुल सेम। दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इसके कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट है। कर्नल में कौन से एलिमेंट आते हैं? जिनकी इमेज हो जीरो। तो इसका मतलब सिर्फ जीरो की ही इमेज जीरो है और कोई एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करता आर का जिसकी इमेज जीरो हो। कैसे करोगे? एफ एक्स प्लस वाई, ये तो प्रूव हो जाएगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अब कर्नल एफ में वो एलिमेंट आते हैं ना जिनकी इमेज जीरो हो। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो। क्या है एफ एक्स की वैल्यू? एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स है। सो ऐसे एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी सिर्फ जीरो एलिमेंट ही आएगा। तो कर्नल इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो, यानी सिर्फ जीरो ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज जीरो है और कोई ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। वही ऐसा ही कुछ काम है उसने यहाँ कर दिया। क्या कहा? आर आपको सेट दे दिया, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस स्टेप से डिफाइन कर दी। एडिशन ऐसे, मल्टीप्लिकेशन ऐसे। तो शो दैट दिस रिंग एंड दिस सेट रिंग ऑफ इंटीजर्स आर आइसोमॉर्फिक। कि जो आर ये दिया है ना, ये इन्होंने रिंग दे दी और इसने z जो है वो रिंग ऑफ इंटीजर्स होती है, ये आपको पता है। तो आप ये कहना चाहता है कि जो ये आर रिंग है ना, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स की आइसोमॉर्फिक होगी, यानी एक फंक्शन आर से z में एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म, यानी होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन 2। जो मैंने कहा वही मैंने लिख दिया है। वी हैव टू प्रूव दैट रिंग आर एंड रिंग ऑफ इंटीजर्स आर आइसोमॉर्फिक। That is, we have to prove that there exists a mapping from R to Z such that F is isomorphism, यानी homomorphism 1 1 and on 2। So वो फंक्शन मैंने मान लिया F such that fx is equal to 2x। ठीक है। देखो वैसे भी रिंग R क्या दी है इसने, इसमें 2x टाइप के एलिमेंट है और रिंग ऑफ इंटीजर्स में इंटीजर कैसे होते हैं? x टाइप के। x से मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, x बिलोंग्स टू z। सो वैल्यू लोगे z से, आएगा 2x क्योंकि रिंग के एलिमेंट इसी टाइप के। हमें इस फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2 दिखाना है। बिल्कुल सिंपल सा काम है। देखो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, दोनों कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की। 1 1 हो जाएगा, फंक्शन को सेम ले लो, x इक्वल टू वाई आ जाएगा। ऑन 2 हो जाएगा, कोई भी 2x बिलोंग्स टू r ले लो, उसके लिए x z में जरूर होगा सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो ये होमोमॉर्फिज्म है, यानी z r के क्या है? आइसोमॉर्फिक। फोर्थ क्वेश्चन देखो,
आर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है सच दैट पी एक्स 0 के इक्वल है, जहाँ पे पी एक प्राइम नंबर है। सो शो दैट कि जो मैपिंग है ना, जो इस टाइप से डिफाइंड है, ये होमोमॉर्फिज्म है, यानी होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये आपने प्रूव करना है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन वाला तो आप इजीली प्रूव कर लोगे। एफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई रेज टू द पावर पी, मल्टीप्लीकेशन है पी टाइम्स, यानी एक्स की पावर पी वाई की पावर पी। क्यों? क्योंकि यार कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब जैसे एक्स एक्स आगे आगे थे ना सबके, वाई पीछे था सबके, तो कॉम्यूटेटिव था तभी तो मैं वाई एक्स को एक्स वाई लिख पाई, तभी तो इसका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कोई एक्स वाई आ जाएगा, तो कॉम्यूटेटिव है तभी तो मैं उसको इधर लेके आ पाई ना, यानी इसीलिए एक्स रेस टू द पावर पी वाई रेस टू द पावर पी हो पाया, वरना तो हो ही नहीं पाता। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई इस टाइप के एलिमेंट हैं, उनको आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी वो कॉम्पिटेटिव है तभी तो हम इसको इसके इक्वल प्रूव कर पाए ना। ये क्या है एफ एक्स, ये क्या है एफ वाई, तो फर्स्ट सेकेंड वाली कंडीशन हो गई। फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, एक्स प्लस वाई के ऊपर फंक्शन लगाओगे तो एक्स प्लस वाई की पावर पी हो जाएगी, और इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से ऐसे ओपन करते हैं। इसको हमने दिखाना है एक्स की पावर पी प्लस वाई की पावर पी के इक्वल, यानी हमें ये दिखाना है बीच वाले सारे टर्म जीरो हैं। देखो उसके लिए बहुत काम करने पड़ेंगे हमें, बस आप ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा आपको। पी सी आर क्या होता है, पी माइनस वन एंड सो ऑन, कहाँ तक, इससे एक कम तक, यानी पी माइनस आर माइनस वन तक, और नीचे इसी का फैक्टोरियल आता है। ऐसे ही ओपन करते हैं ना, फिर आर फैक्टोरियल को उधर ले गए, आर फैक्टोरियल पी सी आर इज इक्वल टू, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये p के मल्टीप्लाई में कुछ है, यानी ये जो है ये किसका मल्टीपल है, p का, यानी p इसको डिवाइड करता है, लेकिन ये इसके इक्वल है तो p इसको भी डिवाइड करेगा, यानी दिस इज डिविजिबल बाय p। लेकिन p तो प्राइम है, इसका मतलब या तो वो इसको डिवाइड कर रहा है या फिर वो पी सी आर को डिवाइड कर रहा है। लेकिन r जो है वो 1 से p माइनस वन के बीच में ही है, ये तो हमें पता है। r जो है वो 1 के और p माइनस वन के बीच में है। एंड r फैक्टोरियल क्या होता है, 1 2 3 अप टू r, तो इसका मतलब p r फैक्टोरियल को डिवाइड नहीं कर सकता। देखो p एक प्राइम है, ठीक है, और ये कह रहा है कि r फैक्टोरियल में 1 2 3 एंड सो ऑन r तक के एलिमेंट्स आते हैं, और जो ये r है ना ये p माइनस वन से छोटा है, तो क्या p इसमें से किसी भी नंबर को डिवाइड कर पाएगा? देखो उसका ईजीएस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे 11 है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ ये 3 फैक्टोरियल मैंने ले लिया, तो 1 2 3 तीन एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, तो क्या 11 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा? कभी भी नहीं कर सकता। वही ये चीज़ कह रहा है कि r फैक्टोरियल में r तक के एलिमेंट है, और वो जो r है ना उस p को छोड़ो, p माइनस वन से भी छोटा है, या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। इसका मतलब वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसको डिवाइड नहीं कर सकता तो किसको डिवाइड करता है, पी सी आर को, यानी पी सी आर इज इक्वल टू पी इंटू टी, पी का मल्टीपल है ये। अब 2 को यूज़ करके आप क्या कह सकते हो, पी सी वन इंटू एक्स रेस टू द पावर पी माइनस वन वाई। ये क्या होगा, देखो पी सी कोई भी पी सी आर है वो पी का मल्टीपल है, यानी ये किसका मल्टीपल है, पी का, यानी पी टी लिख सकते हो, बाकी एज इट इज़। अब हमने क्या किया, एक्स को हम इधर ले आए और इसको अंदर लेके गए। अब क्या आ गया, टी एक्स रेस टू द पावर पी माइनस टू एंड वाई, और इसकी जो ब्रैकेट आ गई। अब इसने, आपने ध्यान दिया, इसने डेफिनेशन में ही दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो पी एक्स ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया। ऐसे ही पी सी टू वाली टर्म निकालोगे तो बाकी सबको छोड़ो, एक पी एक्स बाहर ले लो बस, और फिर कह दो पी एक्स ज़ीरो है तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, यानी बीच वाली सारी की सारी टर्म्स क्या हो गई, ज़ीरो। तो सिर्फ क्या बचा, एक्स रेस टू द पावर पी प्लस एक्स रेस टू द प्लस वाई रेस टू द पावर पी, यानी एफ एक्स प्लस एफ वाई। सो एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। पांचवा और भी इजी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है। एक चीज़ इसने क्या दी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 है, यानी कि इसके किसी भी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना वो ज़ीरो आ जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली चीज़, r की कैरेक्टरिस्टिक कौन है, 2 है, सो 2x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा।
अब आपने क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या करोगे, एफ एक्स प्लस वाई निकालो। क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन 2x तो ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा, ये क्या है, एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ एक्स वाई निकालो, एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या बन गया लास्ट में जाके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एफ एक्स एफ वाई, एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। जो 6th क्वेश्चन इसने कहा आपको, ये वाला 6th क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली सेम है थ्योरम नंबर 7.10.2 के, जो कि पेज नंबर 29 पे है, ये वाली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपने ऐसे ही करना है, बिल्कुल ध्यान से करना है, इसकी हेल्प से आपने उसको करना है। ये हम बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, आपको कराया हुआ है मैंने, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। जिस लेक्चर में मैंने ये कराया हुआ है आप देख सकते हो इस टाइप से, और फिर लास्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। इसने कहा डी एक इंटीग्रल डोमेन है और ए और बी डी के एलिमेंट हैं। किस टाइप से, कि ए की पावर एम बी की पावर एम के इक्वल है और ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल है, जहाँ पे एम और एन को प्राइम है तो ए बी के इक्वल होगा। यानी अगर उसकी पावर एम उसकी पावर एम के इक्वल है, उसकी पावर एन उसकी पावर एन के इक्वल है, और डी जिसमें से ये दोनों एलिमेंट आ रहे हैं वो इंटीग्रल डोमेन है, तो ए बी के इक्वल होगा, बशर्ते कि जो एम और एन है वो क्या हो, को प्राइम, यानी उनमें कुछ कॉमन ना हो वन को छोड़ के। देखो अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ए या फिर बी ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब ए ज़ीरो है तो बी ज़ीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की पावर एम बी की पावर एम के इक्वल है, ए ज़ीरो हो गया तो बी भी ज़ीरो, और बी ज़ीरो हो गया तो ए ज़ीरो। तो ये केस तो हो गया कि जब उनमें से कोई एक ज़ीरो है तो दूसरा भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी दोनों इक्वल होंगे। बात है जब वो नॉन ज़ीरो हैं दोनों के दोनों, तो हमने एक फंक्शन मान लिया एफ इक्वल टू ए वन एफ बी इक्वल टू बी वन। अब एम और एन की उसने को प्राइम दिए थे, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनकी जीसीडी वन है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिर्फ वन है, वन से ही डिवाइड होते हैं दोनों और इनका कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब एम एन वन है, एम एन की जीसीडी वन है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स और वाई दो नंबर इस टाइप से एग्जिस्ट करेंगे, दो इंटीजर, सच दैट एम एक्स प्लस एन वाई वन के इक्वल हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन होती है ये। तो अब एफ ए क्या है, ए वन है। अब वन को इसने क्या कहा, एम एक्स प्लस एन वाई के इक्वल, हमने भी दिखाया ना एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू वन, तो वन की जगह पे इसने ये रखा, यहाँ क्या रख दिया, ए वन की पावर एम एक्स ए वन की पावर एन वाई अलग अलग कर दिया, फिर ए वन की पावर एम ए वन की पावर एन ऊपर होगी एक्स और वाई। अब ए वन की पावर एम देखो क्या होगी, एफ ए की पावर एम, यानी एफ ए कितने टाइम्स, एम टाइम्स। होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए कितने टाइम्स, एम टाइम्स। एफ ए रेस टू द पावर एम, एफ बी रेस टू द पावर एम, एफ बी बी टाइम्स एम टाइम्स, एफ बी कितने टाइम्स, एम टाइम्स, यानी एफ बी की पावर एम आ गया, यानी बी वन की पावर एम। यानी अगर ए की पावर एम बी की पावर एम के इक्वल है तो ए वन की पावर एम भी बी वन की पावर एम के इक्वल है। सिमिलरली अगर ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल है ना, तो ए वन की पावर एन और बी वन की पावर एन भी इक्वल है। हमने क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। देखो एफ ए क्या था, ए वन की पावर एम की पावर एक्स और ए वन की पावर एम की पावर वाई था ना ये यहाँ पे, लेकिन इसको हमने किसके इक्वल दिखाया अभी, बी वन की पावर एम के, और इसको बी वन की पावर एन के। तो देखो ये क्या हो गया, बी वन की पावर एम एक्स प्लस एन वाई, यानी विच इज इक्वल टू बी वन, यानी क्या हो गया एफ बी। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ गया, लेकिन एफ क्या है, वन वन है। एफ अगर वन वन है तो इसका मतलब क्या है, ए बी के इक्वल हो जाएगा। बस यही सिंपल सा हमारा काम था। स्टार्टिंग में हमने इसको इसके इक्वल माना, फिर जैसा कि एक को प्राइम है तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने इसका एक्सप्रेशन निकाल लिया, फिर ये प्रूव किया कि ए वन की पावर एम बी वन की पावर एम के इक्वल है और ए वन की पावर एन बी वन की पावर एन की इक्वल है। रीज़न क्या था, ताकि हम एफ ए को एफ बी के इक्वल दिखा सकें और फिर वन वन है तो ए को बी के इक्वल प्रूव कर सकें। 8th देखो, शो विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटेंशन रिंग ऑफ इंटीग्रल डोमेन
इज नॉट एसेंशियली एन इंटीग्रल डोमेन। यानी कोई इंटीग्रल डोमेन है, उसकी जो एक्सटेंशन रिंग है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल डोमेन होगी। अब एक्सटेंशन रिंग का मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, यानी रिंग के एलिमेंट्स तो उसमें हो ही हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ई अगर आपने रिंग ले ली तो ई क्रॉस जेड क्या होगी, ई की एक्सटेंशन रिंग ही होगी ना, है ना, क्योंकि ई क्रॉस जेड में ई के तो सारे एलिमेंट है ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो आपने ये प्रूव करना है कि जो एक्सटेंशन रिंग है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सटेंशन रिंग इंटीग्रल डोमेन होगी। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो ऐसा हो सकता है ये इंटीग्रल डोमेन है हो, ये इंटीग्रल डोमेन ना हो। देखो मैपिंग डिफाइन कर दिया आपने किस टाइप से, कि फाई एम इक्वल टू एम ज़ीरो, जहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन इस टाइप से डिफाइंड है। तो ई तो इंटीग्रल डोमेन होगा, इसको प्रूव कर देना। इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हुई हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो रिंग भी फॉर्म करता है, उसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ कम्यूटेटिविटी भी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, विदाउट जीरो डिवाइजर। चारों को प्रूव कर देना, सिंपल सी बात है, ऑपरेशन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप मार्क्स के हिसाब से अगर कम मार्क्स में हो तो ऐसे ही कर सकते हो, ज़्यादा में हो तो उसको प्रूव कर देना कि वो इंटीग्रल डोमेन है। अब बात ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कैसे, देखो इसमें से दो एलिमेंट ले लो, एक ले लो 4 - 4, एक ले लिया -4 0। तो ए की जब बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 0, इस टाइप से करना मल्टीप्लाई। लेकिन ना तो ए ज़ीरो है ना बी ज़ीरो है, जबकि इंटीग्रल डोमेन क्या कहता है कि दो की मल्टीप्लाई ज़ीरो है तो या तो ए ज़ीरो होना चाहिए या फिर बी ज़ीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो एक्सटेंशन रिंग है वो भी क्या होगी, इंटीग्रल डोमेन होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9th क्वेश्चन कहता है, शो दैट अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कैन बी एम्बेडेड इन अ फील्ड। कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन ही तो होता है। क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रल डोमेन को किसी फील्ड में एम्बेड कर सकते हो। यहाँ हमने यही तो किया था, यही किया था ना। तो और ये मैं आपको अभी पिछले लेक्चर में ही कराया था, तो अगर आपको करना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।